Good morning, respected teachers. Today I am going to share my ideas on the topic nuclear structure of atom. तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास समुंदर है। हमारे पास समुंदर जो है वो बनता है डिफरेंट जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनसे जो है हमारा समुंदर बनता है। हमारे पास रिवर वाटर है। रिवर वाटर एक स्पेसिफिक जगह पे कलेक्ट होता है और वो समुंदर की शेप जो है वो ले लेता है। अब जो समुंदर है, समुंदर क्या है हमारे पास? एक मैटर है और मैटर के बारे में आप सब जानते हैं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास और वॉल्यूम इज कॉल्ड ए मैटर। कोई भी चीज जो है आपके दाएं बाएं जो भी आपको दिख रही है, जिसका वजन है, जिसका स्पेस ले रही है वो चीज, जिसका वॉल्यूम है, तो वो क्या है? मैटर है। अब समुद्र से हम जूमिंग करते हैं रिवर की तरफ। जैसे मैंने रिवर का बात किया कि रिवर जो है इकट्ठी होके समुद्र बनाती हैं, तो अब जूमिंग करते हैं रिवर पे। तो रिवर में क्या है? वाटर है। और वाटर क्या है हमारे पास? मैटर है। अब जो वाटर है वो किससे बना होता है? तो वाटर जो है वो बना होता है मॉलिक्यूल से। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किससे बने होते हैं? एटम से। तो चलिए अब हम और जूमिंग करते हैं रिवर से ग्लास ऑफ वाटर की तरफ। तो ये मेरे पास एक गिलास है, ये आपको दिख रहा है। इस गिलास में क्या है? वाटर है, पानी है। मैं क्या करता हूँ, इस गिलास ऑफ वाटर में अपनी क्या करता हूँ, मैं एक फिंगर जो है वो डिप करता हूँ। तो ये मैंने अपनी फिंगर जो है एक डिप की हुई है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें फिंगर टिप में एक ड्रॉप है। अब ये जो ड्रॉप है आपको जो ये दिख रहा है, ये ड्रॉप किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल से क्या बन रहा है? ये ड्रॉप बन रहा है वाटर का। तो इससे हमें ये शो होता है कि कोई भी इस दुनिया में मैटर है वो किससे बनी हुई है? मॉलिक्यूल से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। मैं खुद किससे बना हूँ? एटम से बना हूँ। हम सब किससे बने हैं? एटम से बने हैं। हमारे आजू बाजू में जो हवा है, हवा किससे बनी है? मैटर से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनी हुई है। तो अब हम चलते हैं एटम पर। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी क्या है? एटम है। तो एटम में हम जो है क्या करेंगे? स्टडी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो न्यूक्लियर क्या हुआ? न्यूक्लियर रिलेटेड टू न्यूक्लियस। और स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्ट्रक्चर हो गया ढांचा। और एटम क्या हो गया? एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम आज जो है एटम में जो है स्टडी करेंगे कि जो इसका स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो कैसा होता है, एटम कैसा होता है। तो इस पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 400 BC की तरफ। तो 400 BC में एक इंसान का बताया जाता है कि उसने क्या किया? एक एप्पल लिया और एप्पल को उसने काटना जो था वो शुरू कर दिया। काटता रहा और एक टाइम ऐसा आया कि वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स में तब्दील हो गया था। वो एप्पल टाइनी पार्टिकल्स में, छोटे छोटे में हो गया था। उसके बाद वो उनको काट नहीं पाया। वहाँ पे वो स्पीचलेस हो गया। वहाँ पे वो उन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को नहीं काट पाया। तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहे। ऐसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने इस पे बात किया। और एक दिन जो था हमारा जो एटम जो था वो उसका नाम लिया गया। और उस एटम को जो है नाम देने वाले थे हमारे जो थे, उनका नाम था क्या? उनका नाम था जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले जो था वो एटम का बारे में बताया। उन्होंने एटम को जो है डिस्कवर किया। तो उसके बाद बात हुई
पास करूँ। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे लोग जो थे इस पर सोचते रहे और एक दिन जॉन डाल्टन ने एटम जो था वो डिस्कवर किया, एटम के बारे में बात रखी। आफ्टर दैट 1904 को हमारे जे थॉमसन, जॉन जोसेफ थॉमसन जो थे 1904 में उन्होंने एटम के बारे में बात की और उन्होंने बोला कि एटम जो है वो किस तरह का है, वाटरमेलन की तरह है। जो हमारे पास वाटरमेलन होता है इस तरह का जो है एटम होता है। और वाटरमेलन में जो रेड पोर्शन है, जो रेड पार्ट है वाटरमेलन का, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। वो उस एटम का क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा उसमें जो ब्लैक सीड्स हैं वाटरमेलन में, वो क्या है, उसके नेगेटिव चार्ज हैं। तो ये बात किसने रखी, जे थॉमसन ने 1904 में। अब इस पे और बात करते हैं। जे थॉमसन ने कहा कि ये जो ब्लैक सीड्स हैं ये नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जो ये रेड पोर्शन है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये मॉडल काफी देर तक चला, बट उसके बाद इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। इसके ड्रॉबैक्स निकले और इसका पहला ड्रॉबैक आ गया कि इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो था वो नहीं बात किया। उसका एटम का जो स्टेबिलिटी था वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने जो था इसका स्कैटरिंग जो होता है, जो रदरफोर्ड ने नेक्स्ट बात किया कि स्कैटरिंग का जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया वो जो है ये नहीं बता सके। और इसके अलावा जो था इसमें बाउंस बैक वाला जो रदरफोर्ड ने आगे एक्सपेरिमेंट किया जिसमें अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक होते हैं, उसके बारे में भी जे थॉमसन ने बात नहीं की। तो इसमें जो स्टेबिलिटी का इशू था, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, एटम का, जो वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। और दूसरा इसमें जो इशू था स्कैटरिंग का, जो रदरफोर्ड ने किया आगे, वो भी जे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और आफ्टर दैट जो इसमें एक इशू और था कि बाउंस बैक, जो अल्फा पार्टिकल एक स्ट्राइक करते हैं और फिर बाउंस बैक जो है पीछे आते हैं सेम उसी लाइन पे, वो भी जे थॉमसन थे वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो काफ़ी समय के बाद इनका काफ़ी दिन तक, जे नहीं कि जिस दिन इन्होंने मॉडल दिया तो उसी दिन रिजेक्ट हुआ, काफ़ी दिन चला। आफ्टर सम इयर्स ये जो मॉडल था ये क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 7 इयर्स के बाद रदरफोर्ड जो थे उन्होंने 1911 में जो था अपना मॉडल दिया। और रदरफोर्ड का जो ये मॉडल था ये इसने फिजिक्स में एक नया जो था वो इनोवेशन लाया। और 1911 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सेटअप बनाया जो मैंने आपके सामने इधर बनाया हुआ है। इस तरह का सेटअप बनाया इन्होंने, जैसे जो आपको दिख रहा है ये एक यू शेप, इस शेप का इन्होंने एक स्क्रीन लगाया और इसमें इन्होंने एक गोल्ड की शीट ली। ये जैसे ये आपको दिख रही है, ये एक गोल्ड की इन्होंने शीट ली। उसके बाद ये एक इन्होंने क्या लिया, एक लेड का बॉक्स लिया और उसको आगे इन्होंने होल कर दिया। इस लेड बॉक्स में इन्होंने अल्फा पार्टिकल रखे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो गोल्ड शीट है ये रदरफोर्ड ने क्यों ली और आयरन का क्यों नहीं लिया और किसी मेटल का या और कोई चीज क्यों नहीं रखी इधर, ये गोल्ड की शीट क्यों रखी। तो जैसा आप सब जानते हैं कि जो गोल्ड है दुनिया में, पूरी इस दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो है इसकी जो है बारीक से बारीक, थिन से थिन जो है शीट हम बना सकते हैं। और कोई ऐसी मेटल नहीं है दुनिया की जिसकी
जो है गोल्ड से भी थिन शीट हम बना सकते हैं। तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी हम पतली से पतली जो है शीट जो है वो हम बना सकते हैं। तो ये डिसाइड किया रदरफोर्ड ने कि मैं जो एक शीट लूंगा, जैसे आपका टिश्यू पेपर होता है, आपका नैपकिन होता है, तो नैपकिन आपने देखा कितना बारीक होता है, तो उस तरह का इन्होंने छोटा सा जो है वो शीट लिया और उसको जो है इन्होंने इसके आगे रखा, इस अल्फा पार्टिकल जो हमने रखे हैं इसमें लेड बॉक्स में, इसके आगे शीट जो वो रखी। अब जो शीट ली थी उसमें इन्होंने कम से कम जो है एटम्स रखे, 1000 एटम जो था इस गोल्ड की शीट में इन्होंने रखे। और इस जो जैसे आपको सामने लेड बॉक्स दिख रहा है, इसमें क्या रखे इन्होंने, अल्फा पार्टिकल्स रखे। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे आपको इसमें जैसे जे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें देखिए एक जे क्या है, एटम है, जिसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि जो प्रोटॉन होते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाद न्यूट्रॉन जो होते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, एटम में से इलेक्ट्रॉन जो थे वो बाहर निकाल दिए, पीछे रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो थे उसी को क्या कहा गया है, अल्फा पार्टिकल कहा गया। तो ये अल्फा पार्टिकल जो थे एक बीम की शक्ल में, ये जो आपको इसमें शीट दिख रही है गोल्ड की, इस पर स्ट्राइक किए गए। तो रदरफोर्ड के 2 स्टूडेंट्स थे और उनको जे एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने दे दिया कि आपने जे एक अंधेरे कमरे में ये एक्सपेरिमेंट जो है वो करना है। तो रदरफोर्ड के जो 2 स्टूडेंट्स थे वो डेली जो है डार्क रूम में जाते थे और इस एक्सपेरिमेंट को करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जैसा आपको इसमें दिख रहा है कि जैसे जैसे इसमें जो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होते थे तो वो सीधे निकल जाते थे और आगे स्क्रीन पर जो है उसको टच करते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्या है, एक नैपकिन है। अब नैपकिन में से आप अगर एक गोली निकालोगे तो ऑब्वियस है वो उसमें से निकल जाएगी आराम से। तो ऐसा ही उन स्टूडेंट्स को भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, उनको दिख रहा था कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हर दिन जा रहे हैं डार्क रूम में और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और जितने भी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रेट वे 90 डिग्री एंगल पे चले जाते हैं, इस गोल्ड की शीट से निकलकर सीधे स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो बीच में क्या हुआ, रेयरली बीच में क्या हुआ, एक आधा कोई अल्फा पार्टिकल्स थोड़ा डिफ्लेक्ट होके 30 डिग्री या 40 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होके स्क्रीन पर टकरा गया। तो ये बात उन्होंने बताई रदरफोर्ड को कि ऐसा ऐसा सर हो रहा है कि जब हम ये अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इस पे स्ट्राइक करते हैं तो कभी कभार वेरी रेयर जो है एक आधा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो रदरफोर्ड ने उनको बोला आप इस एक्सपेरिमेंट को करते रहिए। अब जो उनके स्टूडेंट्स थे वो थक गए उस एक्सपेरिमेंट को कर करके, वो कहते सर कितना करना है, जितना हमने करना था वो कर दिया, तो इसमें यही रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा नो यू हैव टू डू दिस। तो वो करते रहे और एक दिन ऐसा आया कि अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो गया, वो सीधा उस शीट पे टकराया और उसी डायरेक्शन से 90 डिग्री वापस हो गया। तो ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात थी। जैसा मान लीजिए आप बुलेट जो है वो जा रही है और एक उस पे टकराती है थर्मोकोल पे, जहाँ इस पे आपका नैपकिन आ गया और उसमें से बैक स्ट्राइक हो जाए, वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, तो एक ये हैरानी वाली बात थी। तो ये रिजल्ट लेके वो दौड़े चले गए रदरफोर्ड साहब के पास, उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे आज जो है वेरी रेयरली मतलब हमने देखा, फर्स्ट टाइम देखा कि जो अल्फा पार्टिकल था वो बाउंस बैक हो गया। तो
उस दिन से पता चला कि हमारा जो एटम है, एटम के पास एक न्यूक्लियस है जो सेंटर में लाई करता है। तो इस न्यूक्लियस को हम और इमेजिन कर सकते हैं जैसे आपका क्रिकेट ग्राउंड है। अब क्रिकेट ग्राउंड जो है सेंटर से जो है उसका बाउंड्री जो होता है 70 मीटर, 80 मीटर, 75 मीटर, 65 मीटर इतना होता है उसका 360 डिग्री पे चारों तरफ। तो अगर मान लीजिए 70 मीटर का बाउंड्री है उसका चारों तरफ, अब सेंटर पॉइंट जो है क्रिकेट ग्राउंड का उस पर एक हम मार्बल रख लेते हैं जहाँ मटर का दाना रख देते हैं। तो जो छोटा सा मार्बल है या छोटा सा मक्की का दाना है या मटर का दाना है तो इसको हम न्यूक्लियस मान सकते हो। तो इतना छोटा साइज होता है एटम में न्यूक्लियस का। तो इसी वजह से इतना टाइम लगा रदरफोर्ड साहब के स्टूडेंट्स को इस चीज को जानने के लिए। तो रदरफोर्ड ने कहा और एक एग्जांपल के साथ, जैसे आपके पास एक क्या है, ये है बाउंड्री है और उसमें क्या लगा है, वायर्स लगी हुई है किसी बाउंड्री पे। ऐसे उन्होंने इस एग्जाम्पल के साथ भी हमें समझाया है। मान लीजिए ये कोई बाउंड्री है हमारी, ये तारें लगी हुई हैं लोहे की। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा पार्टिकल इनमें से इस पे फेंकता हूँ। तो नेचुरल है मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स है वो इस गैप में से क्या चले जाएंगे और वेरी रेयर जो होंगे बीच बीच में कोई वो टकराएंगे और वो अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर देंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे या बाउंस बैक हो जाएंगे। तो रदरफोर्ड ने कहा कि हमारा जो एटम है उसका स्ट्रक्चर भी इससे मिलता जुलता है। तो आगे बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल की। उन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है ये किस किस का बना है, न्यूक्लियस का बना है और इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे जो है कोई चार्ज नहीं है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और रदरफोर्ड साहब ने और क्या बोला इसमें कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये जो है वेरी रेयर जो है ये बाउंस बैक करते हैं और ये तब बाउंस बैक करते हैं जब ये न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करते हैं। और न्यूक्लियस का साइज एटम में बहुत ही स्मॉल है। और इन चीज़ों को देखने के लिए हम जो है हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते, जो हमारे पास लैब में सिंपल माइक्रोस्कोप्स होती हैं उनसे नहीं देख सकते। हाँ, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं उनसे हम इनको देख सकते हैं या मॉलिक्यूल्स को देख सकते हैं। तो वो उनकी जो कीमत है वो अरबों में है और उसको हम परचेज अभी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर रहा था आपसे कि रदरफोर्ड मॉडल की। तो रदरफोर्ड मॉडल में यही किया गया कि स्कैटरिंग करवाई गई अल्फा पार्टिकल से और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स। उसके बाद हम बात करते हैं रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड ने कहा कि जो एटम का जो मोस्ट पार्ट है वो खाली होता है, एम्प्टी होता है, इसका हिस्सा जो है वो एम्प्टी होता है और सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इसका वेट जो है वो ज़्यादा होता है, हैवी होता है न्यूक्लियस। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जो बाउंस बैक करते हैं, जो वेरी रेयर करते हैं, जो पार्टिकल स्ट्राइक हो जाता है न्यूक्लियस के सेंटर में तो वो बहुत ही वेरी रेयर चांसेस होते हैं। आफ्टर दैट हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। तो रदरफोर्ड साहब का जो मॉडल था उनके ड्रॉबैक्स क्या रहे। तो फर्स्ट जो है वो आ जाता है हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो आपको इसमें दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है इस तरह का, ये जैसे मैंने एक मोर्टेन कॉइल लिया हुआ है। इस मोर्टेन कॉइल की मदद से हम जो है इसका एक ड्रॉबैक जो है वो स्टडी करेंगे। मान लीजिए ये सेंटर जो है ये क्या है, न्यूक्लियस है और इधर जो है एक इलेक्ट्रॉन है। तो रदरफोर्ड साहब जो है वो
इन ऑर्बिट्स को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसमें कहा गया कि रदरफोर्ड साहब की तरफ से कि भाई जो ये इलेक्ट्रॉन है जब ये एक्सेलरेट करता है, चलता है, घूमता है, तो इसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, जैसे जैसे चलना शुरू होता है इसकी धीरे धीरे एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और एट द एंड जब ये इधर पहुंचता है न्यूक्लियस में तो ये स्ट्राइक हो जाता है पॉजिटिव से, और ये जो है ये जो शेल है, ये जो ऑर्बिट्स हैं, ये जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे ही एक्सेलरेट होता है, चलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे एनर्जी लूज करना शुरू हो जाता है और जहाँ पे न्यूक्लियस में आके ये फिनिश हो जाता है। तो ये चीज़ें रदरफोर्ड साहब की रहीं और ये वन ड्रॉबैक माना गया रदरफोर्ड साहब का। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा ड्रॉबैक की, कि इन्होंने जो शेल थे, जैसे हम आगे आने वाले बोहर मॉडल, नील बोहर मॉडल जो 1911 में आया था 1911 को, उसमें शेल जो थे KLMN शेल, उनका ये जिक्र नहीं कर पाए। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा रदरफोर्ड साहब का। तो जो उनका अरेंजमेंट था, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था, न्यूक्लियस के बाहर वाला जो अरेंजमेंट था शेल का, KLMN वाला शेल, वो जो है रदरफोर्ड साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इस वजह से इनका जो मॉडल था वो रिजेक्ट हो गया। आफ्टर दैट 1911 में एक और मॉडल आया और उसका नाम था नील बोहर मॉडल। नील बोहर मॉडल जो था, इसने बात की इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एनर्जी जो है लूज नहीं करते हैं, ये अपने ऑर्बिट में ही घूमते रहते हैं, अपने ऑर्बिट में ही गोल गोल 360 डिग्री पे घूमते रहते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे क्या हैं, सोलर सिस्टम है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसमें हम रहते हैं उसमें सन जो है क्या है, स्टैग्नेंट है, और बाकी जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं। और इसमें बोहर साहब ने बोला कि जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑर्बिट्स में एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में जो एटम के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं, इसमें जो है क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है हमारे पास, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इलेक्ट्रॉन को फ्लाई नहीं होने देते, इनको एटम में से उड़ने नहीं देते, इनको जो है अपने साथ जो है बांध के रखते हैं। तो इसमें क्या है, इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये दोनों जो है इसमें अपना जो है अपना प्रोपोजिशन जो है ये बनाए हुए हैं। तो जो बोहर साहब ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ये एनर्जी जो है लूज नहीं करते हैं। बट बोहर साहब ये कह रहे थे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये एक्सेलरेट होते हैं, चलते हैं, तो ये अपनी एनर्जी जो है वो लूज करते जाते हैं और एट द एंड न्यूक्लियस में स्ट्राइक करते हैं और ये फिनिश हो जाते हैं। बट ऐसा बोहर साहब ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इनका अपना शेल है, ये अपने एक शेल में घूमते हैं और ये ना ही एनर्जी लूज करते हैं। और उन शेल्स को नाम दिया बोहर साहब ने KLMN एंड सो ऑन, और उसको K को N1 से डिनोट कर दिया, उसके बाद L को 2 से, M को 3 से, ऐसे चलता गया। तो बोहर साहब ने और बात की कि इनका जो आर्डर ऑफ एनर्जी है ऑर्बिट्स में, वो भी क्या है, जो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज ऑर्बिट है उसका एनर्जी कम है। जैसे K है, K का एनर्जी जो है वो कम है। उसके बाद K के बाद आ गया L, L का जो एनर्जी है वो उससे कम है। उसके बाद M आ गया, सॉरी जो K है, K का एनर्जी सबसे कम है। उसके बाद L, L का एनर्जी K से ज़्यादा है। उसके बाद L के बाद आ गया M, M का जो एनर्जी है वो L से ज़्यादा है। उसके बाद N आ गया, N का एनर्जी जो है वो उससे ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा दूर
ऑर्बिट होगा, जितना ज़्यादा दूर न्यूक्लियस से ऑर्बिट होगा उतना उसका ज़्यादा एनर्जी होगा। तो ये चीज़ें जो थी ये किन्होंने बोली, भो साहब ने बोली। उसके बाद और भी जो था बात हुआ बोहर मॉडल के बारे में, उनको भी जो था जो हमारे पास एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था तो उन पर वो जो है अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उधर उनका रिजेक्शन हुआ। बट ये हायर क्लासेस में आता है, इन ग्रेजुएशन आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो 9th अप टू 9th आपके लिए इतना काफ़ी है कि जो ये हमारा न्यूक्लियर एटॉमिक स्ट्रक्चर है इस पर आज मैंने आपसे 3 जो थे मॉडल की बात की। पहला आ गया जे थॉम्सन मॉडल, दूसरा आ गया रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा आ गया नील्स बोहर मॉडल। अब इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं और मॉलिक्यूल की, जैसे मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में बात किया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं किससे बने हैं, एटम से बने हैं। जैसे मेरे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है क्या है H2, तो H2 में जो है कितने हैं, 2 भाई हैं। H को एक और भाई चाहिए मॉलिक्यूल बनने में, H1 H2, तो 2 H होंगे तो वो क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2, तो O जो है कितना है इसमें, 2 बार हैं, 2 बार इकट्ठे हुए हैं, तो इससे क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल बन गया। और इन मॉलिक्यूल से ही हमारे मैटर जो हैं वो बनते हैं। हमारी बॉडी जो है ये किससे बनी है, एटम से बनी है, मॉलिक्यूल से बनी है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की। अब जैसे हमारे पास क्या है, ये एलिमेंट है हीलियम, तो हीलियम क्या है, मोनोटॉमिक है, इसमें सिंगल एटम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये क्या है हमारे पास डायटॉमिक है, इसमें 2 एटम्स हैं। इसके बाद ट्राइएटॉमिक ओजोन आ जाता है O3, इसमें 3 हैं। इसके बाद टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक में आ गया हमारे पास फास्फोरस P4। उसके बाद चलते जाइए सोना, जैसे हमारे पास आ रहा है ऑक्टा एटॉमिक में हमारे पास आ जाता है 8 एटम्स, और ये क्या है हमारे पास सल्फर है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जो है इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट। तो वैलेंसी क्या है, एक ऐसी कैपेसिटी है जो हमें दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने में मदद करती है। अब इसी के साथ आपके जो 9th चैप्टर है 4th, इसमें 1-2 टॉपिक और बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है एटॉमिक मास और दूसरा आ गया हमारे पास मास नंबर। अब एटॉमिक जो मास है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास हमारे पास आ गया, जैसे आपके पास कार्बन है, कार्बन में क्या है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है। अब कार्बन के न्यूट्रॉन कितने हैं, 6, और उसके जो प्रोटॉन है वो भी कितने, 6 कितने हो गए, 12। तो जो कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना आ गया हमारे पास, 12। तो इट इज द सम टोटल ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। उसके बाद आता है हमारे पास एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस, और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। जैसे हमारे पास आ जाता है कार्बन, तो कार्बन के प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस में, 6, तो 6 क्या आ गया हमारा, एटॉमिक नंबर आ गया। तो ये बात की मैंने आपके साथ आज, बोहर मॉडल की बात की, जे थॉम्सन की बात की और रदरफोर्ड मॉडल की बात की, जिसकी मदद से हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है आज समझा, और साथ साथ मैंने बैलेंसी का बात किया, एटॉमिक नंबर का बात किया, एटॉमिक मास का बात किया। तो आई होप आपने मेरे आइडियाज़ को एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।